साइनर्डियंस। गोकू ने फ्रीजा को पंच किया। उस टाइम पर फ्रीजा को चोट लगी बट फ्रीजा मूव नहीं किया। नेक्स्ट टाइम गोकू ने फ्रीजा को किक किया, देन फ्रीजा दूर जाकर गिर जाता है। दोनों ही केसेस में गोकू भी सेम है, फ्रीजा भी सेम है, लेकिन एक जगह पे बैलेंस मेंटेन होता है, दूसरी जगह पे नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी एग्जाम्पल के से स्टार्ट करेंगे हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। एंड उसके अलावा हम ये भी समझेंगे क्या फोर्स में सिर्फ पुश और पुल की ही वो कहानी होती है। आई मीन जो पुश और पुल होता हुआ, फिजिकली होता हुआ हमें दिखेगा तभी फोर्स है, या अदरवाइज भी कुछ कहानी बनती है जहां पर हमें कुछ भी पुश कुछ भी पुल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तब भी क्या फोर्स एग्जिस्ट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ बहुत बेसिक सी चीजें समझेंगे। सबसे पहला हमारी बात होगी रिजल्टेंट फोर्स की, देन हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एंड उसके अलावा कुछ कॉमन फोर्सेस। अगर क्लास लंबी नहीं हुई तो हम इनकी बात करेंगे, अदरवाइज ये वाला टॉपिक हम कमिंग क्लास में कवर करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्या बात होगी, रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का आउटकम, बट इसका बेसिक मीनिंग होता क्या है भाई, लिटरल मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर हमको दिख रहा है एक भारी सी कबर्ड है, ठीक है। मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे ने हमने उठाए उस कबर्ड को मूव करने के लिए। एक बच्चा उठाया, हमने मान लिया कि फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहे हैं उस अलमीरा पे। हमने एक को कहा तो वो अलमीरा को नहीं हिला पाया, दूसरे को भी बुलाया, फिर तीसरे को, इसी तरीके से हमने 5 बच्चों को यहाँ पर बुला लिया अलमीरा पे फोर्स लगाने के लिए। 5 बच्चे मिलकर उस अलमीरा को, फाइनली अलमीरा थोड़ी सी मूव होनी स्टार्ट होती है, ठीक है जी। अब मैंने किसी हायर क्लास के बच्चे को, 9th क्लास के बच्चे को बुला लिया और उससे कहा कि भाई ये अलमीरा मूव करो, ठीक है। अब ये 9th क्लास का बच्चा जो है वो मूव करेगा कहाँ, इस अलमीरा को। तो किस, अब अलमीरा को मूव करने के लिए तो उतना ही फोर्स चाहिए होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 11th क्लास का बच्चा 12th क्लास का और बच्चा उठा के लेके चला जाएगा, उसको एक्स्ट्रा फोर्स दे देगा। ऐसा तो नहीं, उसको मूव करने के लिए ही कितना फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, टोटल कितना हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स कितना हुआ, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट मीन्स 15 न्यूटन मिलाकर उन 5 बच्चों ने फोर्स लगाया। तो जो 9th क्लास का बच्चा आया वो भी इसको मूव करने के लिए, यानी कि मुझे 50 न्यूटन की फोर्स देने की जरूरत है। तो ये जो बच्चा है 9th क्लास का बच्चा, उसने कितना फोर्स लगाया, 15 न्यूटन मूव करने के लिए, उसने एक ही बार में मूव कर दिया। तो बेसिकली ये जो 5 बच्चों का नेट फोर्स है उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे 5 जगह से फोर्सेस लग रही है। 5 जगह से फोर्स लगने के बाद एक डिजायर्ड आउटकम आ रहा है, कुछ डिजायर्ड इफेक्ट हमें दिख रहा है। वो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, अलमीरा मूव होनी स्टार्ट हो गई। तो वो कैसे हुई, कौन कितनी फोर्स के बाद हुई, ये जो 5 फोर्स का जो टोटल आउटकम था, नेट था, उसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज दैट सिंगल फोर्स, इट इज दैट सिंगल फोर्स which when acting on a body produces the same effect। दोनों ने अलमीरा को मूव किया, इस केस में भी अलमीरा आगे मूव हुई, इसमें भी अलमीरा आगे मूव, यहाँ पे लेकिन 5 फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पर एक सिंगल फोर्स लग रही है। सो इट इज दैट सिंगल फोर्स which produces the same effect that is produced by number of forces। ये 5 फोर्सेस का मिला के जो मेरा नंबर ऑफ फोर्सेस को मिला के एक नेट आउटकम निकला, उसने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया वही मेरी 5 कर रही थे प्रोड्यूस, है ना। तो वो एक सिंगल फोर्स जो सेम इफेक्ट ला दे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। कोई परेशानी, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में मैंने इसको समझाया, आई नो बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है, स्पेशली जब आप इक्विलिब्रियम और इन सब की कहानी बात करते हैं। फिलहाल अब वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या है हमारा, एफ नेट। इसको हम या तो रिजल्टेंट फोर्स लिख देते हैं या फिर हम क्या कह देते हैं, एफ नेट, ठीक है।
एफ नेट। एफ नेट क्या है? जब हम टोटल की बात करेंगे तो सब चीजों को ऐड ही तो करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 10 किस डायरेक्शन में? सारी जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो और वो भी प्लस एक्स की डायरेक्शन में, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इस तरीके से हम इसको कर देंगे और हमारे पास क्या निकल के आया? 50 न्यूटन। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? यहाँ तक क्लियर होगा? डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक बात और समझो कि अगर ये एक बॉडी है, यहाँ पर 50 न्यूटन लगा और यहाँ पर 20 न्यूटन लगा, तब नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, क्या बोला अभी मैंने कि ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो आउटकम है, जो डिजायर्ड इफेक्ट देगा, वो कौन देगा? रिजल्टेंट फोर्स देगा। और रिजल्टेंट फोर्स को निकालते कैसे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस को प्लस कर दो। प्लस किया, मेरा जो ये वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस में है ना? लेकिन जो 20 न्यूटन है वो कहाँ है? माइनस एक्स की डायरेक्शन में। तो माइनस एक्स की डायरेक्शन में तो ये प्लस तो होगा, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड उल्टी डायरेक्शन में है तो इसको हम -20 लिख देंगे। तो मेरे पास नेट फोर्स क्या निकल कर आई? 30 न्यूटन। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? अगर मेरा उल्टा केस होता कि यहाँ 50 होता और यहाँ पे 20 होता, तो क्या होता? 50 प्लस, सॉरी, यहाँ पर 20 होता तो क्या होता? यहाँ पर होता तो क्या होता? 20 प्लस -50, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स कितना आता? -30 न्यूटन। इस माइनस से हमें क्या पता चलता? कि ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ भागने लग जाता। इतनी बात समझ आई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? रिजल्टेंट फोर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ खिचड़ी पका के इसलिए समझा रही हूँ कि 8th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़कर आते हो, रिजल्टेंट फोर्स का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल करके आते हो, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बस एक काइंड ऑफ डिवीजन दे दिया है टेक्निकल टर्म्स के साथ जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? एक ऐसी सिंगल फोर्स जो किसी बॉडी पे लग एक डिजायर्ड आउटकम दे। कब? जो उस बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस जो लग रही थी, वो जो एक आउटकम देती, वो ही एक सिंगल फोर्स दे दे। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम इज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, फोर्स क्योंकि वेक्टर है तो हम उसको साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहानी शुरू होती है अब बैलेंस्ड फोर्स की। सबसे पहला एग्जांपल, गोकू वर्सेस गोकू ब्लैक। गोकू हमारा मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन गोकू ब्लैक क्या था? नेगेटिव कैरेक्टर था, है ना? ऑपोजिट था उसका। लेकिन क्या था? दोनों और क्या थे? स्ट्रेंथ में इक्वल, क्योंकि था तो वो दोनों ही गोकू ना, तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर थी। लेकिन एक अगर पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव कैरेक्टर था। ठीक है, एक हीरो था तो एक विलन था, है ना? लेकिन दोनों की फोर्सेस क्या थी? इक्वल थी, बट ऑपोजिट थी। अब ऐसे केस में क्या होगा? एग्जाम्पल लो, ये जैसे कबर्ड है, यहाँ पर यहाँ पे ये जो 20 है, इसका मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ, एफ नेट क्या होता है? F1 प्लस F2। एफ नेट क्या है? F1 प्लस F2। F1 क्या है? 20 और प्लस कर दिया। ये कैसा है? ये वाला 20 कैसा लिखा जाएगा? -20। तो मेरी रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल कर आई? रिजल्टेंट फोर्स क्या आई मेरी? नेट फोर्स। उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, लेकिन उसका आउटकम, रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल कर आया? 0। थोड़ा समझ आया? फोर्सेस उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगने वाली बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन मेरा अगर रिजल्टेंट फोर्स मेरा एफ नेट 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये वाली फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसी अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट कर रहा है एक सिस्टम पे वो 0 आ जाता है, तब ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। डेफिनेशन क्लियर हो गई? एक अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तब उस किसी सिस्टम पे एक्ट करने वाली सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आ जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, यहां से भी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो मेरा नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कवर्ड के ऊपर, वो क्या है? 0।
तो क्या ये अलमीरा मूव करेगी? सोच के देखो, यहां से भी 20 न्यूटन है, इधर से 20 न्यूटन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये इधर से धक्का दे रहा है, ये उधर से धक्का दे रहा है, लेकिन बराबर का धक्का दे रहे हैं। तो क्या अलमीरा मूव कर पाएगी? नहीं, है ना? कोई मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी। इसी कहानी को हम, क्योंकि मेरा नेट फोर्स क्या है? 0। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मेरा नेट फोर्स 0 होता है, फोर्स ही नहीं लग रहा, किसी चीज को मूव कराने के लिए मुझे फोर्स चाहिए ना। अगर कोई चीज मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, दैट मीन्स उस पर फोर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा नेट फोर्स तो लग रही थी, लेकिन एज अ सिस्टम मेरा नेट फोर्स क्या हो गया है? 0। तो इसका मतलब अब कोई वो जो बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी, उसमें मूवमेंट नहीं होगी। अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर हम क्या, कोई स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। या अगर वो ऑलरेडी मूव कर रही है, फिर भी एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है हाथ, तो वो मोशन में ही रहेगी, जिस स्पीड से जा रही है उसका स्पीड में चेंज नहीं आएगा। और अगर वो रुकी हुई है ऑब्जेक्ट, तो भी क्या होगा? वो मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा है, और उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी ऑफ कोर्स, है ना? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसी रहने वाली है? 0। ये हमने कहा ही है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगेगी तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अगर एक फोर्स की बात हो रही है तो हमने पिछली क्लास में हमने यही बात करी थी कि फोर्स एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन होगी, है ना? तो लेकिन किसी बॉडी पर हम एक फोर्स की बात नहीं करते, हम एज अ सिस्टम देखते हैं। एक जो ये अलमीरा है, ये एक पूरा सिस्टम की तरीके से एक्ट कर रहा है। एक फोर्स इधर से आई, एक फोर्स इधर से आई, तो जो मेरा नेट फोर्स निकल के आ रहा है, जो मेरा नेट फोर्स आ रहा है, दैट इज 0। और जैसे ही F 0 हो गया, मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। इतना सिंपल सी बात है, बस यही समझना है। ठीक है, इसको अगेन थियोरेटिकली थोड़ा सा ज्यादा समझा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाते हैं, स्टेटमेंट या असर्शन रीजन वाला है उसमें। ठीक है, तो बेसिक समझ आना चाहिए। क्या कहा कि नेट फोर्स, हमारा बैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स 0 रहती है, दैट इज वाई एक्सेलरेशन क्या है? 0, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है, मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है जी। इसमें होता क्या है, दो फोर्सेस हैं, अगर दो हैं तो और भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक और फोर्स लगा दो 20 का, यहाँ पे भी 20 का, और भी हो सकते हैं, बट यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जो फोर्सेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और अब खुद से सोचो, कोई एक कार्ड बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे किसी को एक डब्बा सा लिया है, डब्बे पे एक 20 न्यूटन का फोर्स, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर वो डब्बा खाली है, कुछ तो शेप चेंज हो सकती है ना, वो फट सकता है, वो मूव अभी भी नहीं कर रहा, मूव करना नहीं चालू करेगा, लेकिन वो डब्बे का जो शेप है वो चेंज हो सकती है। ऐसा लड़ाई करते वक्त आपने देखा भी होगा, यूजुअली कुछ खींचातानी हो रही होती है दो लोगों के बीच में, तो उस बेचारी चीज का कुछ चितड़े ही उड़ जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल होता है ना? तो जो शेप है और साइज है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मेरा एफ नेट 0। ठीक है जी, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है हमारी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड अगर समझ आ गया है तो अनबैलेंस तो वैसे ही क्लियर हो गया। अनबैलेंस की कहानी क्या है? जैसे हमने गोकू और फ्रीजा का लिया था, गोकू ने पहली बार तो किया, पहली बार मारा तो नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम जब उसने किक किया तो फ्रीजा दूर जाके पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गोकू ने जो फोर्स लगाया फ्रीजा पर, वो फ्रीजा हैंडल नहीं कर पाया, उसको डिफेंड नहीं कर पाया, अब इसी वजह उसको काउंटर नहीं कर पाया, तो वो दूर जाके पड़ गया, दूर जाके गिर गया, है ना? तो यहाँ पर जो दो टाइप की फोर्सेस निकली, जो पहले इक्वल एंड ऑपोजिट थी, जब फर्स्ट केस में जब उसने पंच किया था तो फ्रीजा मूव नहीं किया था, तो तब गोकू ने जितना फोर्स लगाया फ्रीजा झेल गया, मूव नहीं किया, वो बैलेंस कर गया। लेकिन जैसे ही गोकू ने और उसको किक किया डबल फोर्स के साथ या ज्यादा फोर्स के साथ, तो फ्रीजा बहुत दूर जाके गिरता है, तो वहां पर गोकू का फोर्स ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू फ्रीजा। ठीक है जी। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये कबर्ड है, यहाँ पर 50 न्यूटन, यहाँ पे 20 न्यूटन, तो मेरा एफ नेट कितना होगा? अभी निकालना सिखाया, F1 प्लस F2, तो क्या है 50 प्लस ये 20 का डायरेक्शन क्या है? उल्टी, तो क्या हो जाएगा? -20।
तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा 30 न्यूटन। ठीक है जी, 30 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे इसका मतलब मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो मेरा एफ नेट आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 0। 30 न्यूटन तो ग्रेटर देन 0 है ना। अगर इट इज ग्रेटर देन 0, उन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है जी, क्या बोला, अगर इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर देन 0, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गया, इजी था। अब जो मेरा 30 न्यूटन आया है, 30 एफ नेट जो है मेरा 30 न्यूटन आया है, दैट मीन्स प्लस का 30 न्यूटन आया। सो मतलब अब मेरी बॉडी कहीं एक डायरेक्शन में मूव करेगी। किस डायरेक्शन में करेगी, पॉजिटिव। मतलब कहाँ जाएगी अलमीरा, इधर। अगर यहाँ पे 50 होता, यहाँ 20 होता तो उल्टा जाता, उधर तरफ, उसकी तरफ जाता, है ना। यहाँ पर अभी कहाँ जा रहा है, प्लस की डायरेक्शन, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली क्या हुआ, उसमें मूवमेंट हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसमें मोशन आ रहा है, कोई रेस्ट से मोशन पे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि जो मेरा एफ नेट है, अब जो एफ नेट है इट इज नॉन जीरो। अगर एफ नेट नॉन जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन भी तो नॉन जीरो होगा, है ना। एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी क्लियर होती है कि कई इस स्पीड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, इसी वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। अब यहाँ पर क्या होती है, दो फोर्सेस है, यहाँ पे दो का एग्जांपल है, तो दो फोर्सेस कैसी होती हैं, अनइक्वल होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन अनइक्वल है। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो शेप और साइज है वो चेंज हो सकता है, ये तो गिवन है भाई। हो सकता है ना कि कोई बॉडी है, जैसे अलमीरा ही मान लो, अलमीरा पे दो लोग ऐसे धक्का लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक तरफ खली है, दूसरी तरफ कुछ कोई कोई नन्हा सा बच्चा है कोई, तो या फिर नॉर्मल इंसान है, अब खाली यहाँ पे पुश कर रहा है, और वो अलमीरा का क्वालिटी बहुत पुरानी है, तो अलमीरा टूट सकती है ना, अलमीरा खराब हो सकती है, तो अलमीरा का शेप बिगड़ सकता है ना। तो शेप तो कैसे भी चेंज हो सकता है, वो बैलेंस में भी हो सकता है और अनबैलेंस में भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ आ गए, बेसिक चीजें समझ आ गई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में। ठीक है, चलो जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा, रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है भाई, हम कैसे बोल देते हैं इसको, एफ नेट। नेट मतलब ही क्या होता है, टोटल। तो नेट किसी भी सिस्टम पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सब का टोटल सम। और अगर लिटरल मीनिंग समझना चाहें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इन सबको जो सम करके निकलेगा तो वो एक सिंगल फोर्स निकलेगी। तो ये जो मिलकर जो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते, वो एक एफ नेट हमारा जो निकलेगा वो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो एफ नेट क्या है, बेसिकली F1 प्लस F2 एंड सो ऑन, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं किसी सिस्टम में। ठीक है जी, अनबैलेंस सॉरी, सबसे पहले बैलेंस फोर्स की बात कर लेते हैं, सुंदर लिख रही हूँ। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब मेरा एफ नेट जीरो है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस फोर्स। एफ नेट जीरो है, दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ठीक है जी, और शेप और साइज तो हो ही सकता है। ठीक है जी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या है, यहाँ पर एफ नेट जीरो नहीं होता, इज नॉट जीरो, और वी कैन से ग्रेटर देन जीरो, है ना। एफ नेट इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ होगी। और यहाँ पर क्या होगी, अनइक्वल फोर्सेस लगती है, अनइक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है जी, अनइक्वल सिस्टम पे, पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो अनइक्वल फोर्सेस लग रही है बेसिकली। और यहाँ पर भी क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो सकता है। थोड़ी सी बनारसी साड़ी बन गई है सुंदर सी, थोड़ा सा बस रिवीजन है। ठीक है जी, चलो अब कहानी पे आते हैं कि क्या फोर्स, हमने पिछली क्लास में समझा था कि फोर्स क्या है, जस्ट क्वेश्चन पुल, मतलब छोटी क्लास से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में हमने समझा फिर फोर्स की डेफिनेशन। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लिक हमारी बुद्धि में बैठा रहता है, क्या है, पुश और पुल। तो हमने किसी को धक्का दिया तो वो फोर्स लग रहा था, किसी को खींच लिया तो भी फोर्स था। लेकिन क्या ये हमेशा वैलिड है, मतलब जो चीज हमें दिख रही होगी तभी फोर्स लग रहा होगा। देखो सोचो, अगर मान लेते हैं मैं अगर अभी ये पेन यहां से उठा गिर दूं,
मतलब ये अपनी पोजीशन पे है ना। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे गिरेगा। इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी जब गिरते वक्त। अगर एक्सेलरेशन है दैट मीन्स कोई तो फोर्स लग रही होगी इस पे, जो हमको नहीं दिख रही है ना। कोई फोर्स तो लगी है जो इस पे, जो इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो पुश और पुल जो है हमारा, वो हमेशा हमको दिखे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, मोस्टली होता है। बट खुद से सोचो, कोई आप चौक गिर दो, बॉटल गिर दो, कुछ भी गिर दो, कुछ तो है जो उसको अर्थ की तरफ खींच रहा है। वो क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, है ना। कि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो ग्रेविटी का फोर्स लगा, दिखा नहीं, बट उसने खींच लिया अपनी तरफ, उसने खुद उसको एक्सेलरेट कर दिया। तो हमें दिखा नहीं लेकिन था, एग्जिस्ट कर रहा था। सेम चीज सोचो, अगर दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स है, अगर आप गेम भी खेला होगा आपने, मैग्नेट को साथ साथ कर रहे हो, या तो वो दूर भागने लग जाएगा या फिर उसके पास आके चिपक जाएगा। आपने मैग्नेट्स दूर रखे हुए थे, लेकिन वो खुद से आया, या तो चिपका या दूर भागने लग गया। तो कुछ तो, अगर वो मूव करने लग गया तो एक्सेलरेशन हुई, एक्सेलरेशन हुई तो उस बॉडी पे, उस सिस्टम पे कोई तो था फोर्स लगाने वाला। तो वो फोर्स हमें दिखी नहीं, लेकिन थी। वो क्या था, मैग्नेटिक फोर्स था, है ना। ऐसे ही चार्जेस के बीच में भी होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये हम थोड़ा सा और डिटेल में हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है हमारा, कि फोर्सेस सिर्फ हमेशा कांटेक्ट फोर्स नहीं होती। कांटेक्ट फोर्स को हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में एज सच नॉन कांटेक्ट फोर्सेस रिलेटेड चीजें नहीं है, तो इसलिए वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बस समझा रही हूँ। तो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जो हमें दिख नहीं रही हैं, ठीक है। जो हमें दिख नहीं रही है, जो दिख नहीं रही मतलब क्या है, कि दो ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअल में फिजिकल टच में नहीं है। दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट थे, लेकिन वो फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, इंटरैक्ट, लेकिन दूर से उसने उसको दूर फेंक दिया, बिना उसको टच करे उसको दूर फेंक दिया। तो कोई फोर्स थी। तो यहाँ पर वो फोर्स क्या कहलाए, उसलिए बोला गया उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि बिना कांटेक्ट करे, बिना फिजिकली उसको टच करे, उसने उसको दूर फेंक दिया। तो ऐसे फोर्सेस, वो एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा अभी अभी बताया क्या होता है, ग्रेविटेशन। आप बॉटल फेंक रहे हो, ठीक है, ग्रेविटी वाला फोर्स भी कह सकते हैं, पूरा लिख नहीं रही यहाँ पर। और क्या हो सकता है, चार्जेस, चार्जेस के बीच में भी होता है। चार्जेस के बीच में होने वाली फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चार्जेस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी, मूव नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं, वो एक दूसरे पे रिपेल करता है, दूर फेंकता है, पास लाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी टच में नहीं है, लेकिन फिर भी मोशन ला रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं, कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो हमने हमने अभी मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था। थोड़ा सोचो, हमने एक मोशन चैप्टर में कहा था, कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जैसे अगर मान लेते हैं अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, अगर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, क्योंकि वो टच करे बिना, मून क्या है, उसके आसपास ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो यहाँ पर अर्थ है, लेकिन मून यहाँ पर घूम पा रहा है, सर्कुलर पाथ में है। सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए मुझे कोई फोर्स चाहिए होती है। उस टाइम पे बॉडी कहाँ एक्सेलरेट कर रही होती है, टुवर्ड सेंटर। याद आया, कुछ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते थे। हमने कहा था कि एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रख दे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। एक्चुअल में सेंट्रिपिटल फोर्स कुछ होता नहीं है, बेसिकली वो और फोर्सेस का इन अ वे काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म कर लेता है खुद को। जो भी, चाहे कभी कभी फ्रिक्शन एक सेंट्रिपिटल फोर्स में बदल जाएगा, कभी कोई और चीज बदल जाएगी सेंट्रिपिटल फोर्स में। सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी फोर्स है जो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरीके से एक्ट करेगी उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए, ठीक है जी। बस नाम दे दिया गया है, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखे उसको हम बोल देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स की तरीके से कोई भी बिहेव कर सकता है। जैसे किसी कंपनी में हो गया ना, कोई एक रोल बना दिया गया है, मान लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में है कोई एक टीचर जो सुपरवाइजर है, कोई आपके जो सुपरवाइजर टीचर हैं जो घूम रही है, राउंड लगा रही है स्कूल में।
जिस दिन वो एब्सेंट है तो कोई और टीचर आएगी, उनकी जगह लेगी, तो कोई और टीचर उनका रोल प्ले कर रही है स्कूल को मेंटेन करने में, लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, हर चीज के लिए। तो यहाँ पर जो कोई किसी और ने रिप्लेस कर दिया, कभी कोई और हो सकता है कि वो दोनों ही एब्सेंट हो गए तो तीसरा कोई टीचर आएगा उनको रिप्लेस करने के लिए, तो कोई और उस चीज का रोल प्ले करेगा, लेकिन उनकी पोजीशन क्या रहेगी, सुपरवाइजर की, उनपे टैग क्या रहेगा, सुपरवाइजर। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी भी ऐसी ही कुछ होती है। वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रख ले, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो कोई भी हो सकती है, चाहे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे नॉर्मल फोर्स हो। नॉर्मल फोर्स वगैरह हमने पढ़ी नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से, नोट करिए, ठीक है। चलो, अच्छा, मैंने एक और चीज बोली थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, मैं अभी बहुत शॉर्ट में ही बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमने कहा टुवर्ड्स, मतलब उसको सेंटर की तरफ लगता है। एक सेंट्रीफ्यूगल भी होता है। सेंट्रीफ्यूगल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। किसी चीज, जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हमने किसी चीज को हम बहुत तेज तेज मिक्स करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। जब मिक्सी चलाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करता है। अगर ये बॉडी इधर लग रही, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सीपी अगर यहाँ लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल सर्कल से बाहर की तरफ लगता है। जो अगर ये दोनों बैलेंस रहता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बैलेंस्ड है, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव इजीली कर पाएगा। अगर वो बैलेंस नहीं है, ऑफ कोर्स, अगर अनबैलेंस फोर्सेस बन गई तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है। ये कहानी थोड़ी सी डिटेल में हम आगे समझेंगे। बस ये मान लो एक एंटी फोर्स है। अगेन सेंट्रीफ्यूगल भी अपने आप में कुछ नहीं है, उसका भी बस एक सुपरवाइजर की तरीके से कोई और फोर्स उसकी तरीके से बिहेव करती है। बस ये समझो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड द सेंटर लगती है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो बिल्कुल उसकी एंटी होती है, तो वो बाहर की। देखो, अभी जो कॉमन फोर्सेस है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ इस क्लास में, कमिंग क्लास में हम उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। यूजुअली हम, मतलब मोस्टली हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स को ही डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम नॉर्मल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एंड वेट भी। तो लेकिन हमारा जो फ्रिक्शन है, न्यू सिलेबस के हिसाब से वो टॉपिक आ गया है इस चैप्टर में। तो फ्रिक्शन, क्योंकि नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, तो हम फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बाकी फोर्सेस को हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझेंगे, फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन सभी फोर्सेस को डिटेल में करने के लिए। एंड लेकिन अभी तक का जो है प्लीज रिवाइज करके आइएगा। ऑलराइट, योर फिजिक्स बुक आगे साइनिंग ऑफ, बाय।